शुभ शाम बच्चों। आज हम जूझ कहानी के सारांश पर चर्चा करेंगे। यह अंश लेखक आनंद यादव के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भोगे गए गांव के ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश को विश्वसनीय जीवन गाथा प्रकट करता है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो किया ही है, अस्त व्यस्त अमस्त निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी कहानी भी आपको इसमें मिलेगी। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा के लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुलाहट को सुना जा सकता है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला के लिए तड़पता था, परंतु पिता के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। पिता के द्वारा पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ होने वाला नहीं है। धीरे धीरे खेती का लाभ घटता जा रहा है और पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोंगू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को उसके पहले गुड़ बेचना होता था, ताकि शुरू में जब किसान फसल आता है तो अच्छी कीमत मिलती है। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी से पानी भरकर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देखकर अपनी माँ से पढ़ाई के लिए बात करता है। माँ भी अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहती है कि तेरा बाप सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ता राव जी से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन को समझती थी, इसलिए रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए वह दत्ता राव जी देसाई के पास गई। सारी बात उनसे बताया कि दादा सारे दिन, दादा मीन्स लेखक के पिता के लिए दादा का शब्द का प्रयोग आया है, सारे दिन बाज़ार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। खेती कुछ करता नहीं है। बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह लड़का खेत में काम करे और दादा पूरा दिन घूमता रहे। और लड़के की इच्छा है कि कम से कम वो 5वीं पास कर लेता। राव ने कहा कि दादा के घर आने पर मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात दादा को मत बताना। राव ने कहा कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, और उनके बताने के अनुसार माँ ने बताया कि मैं साग भाजी तेने देसाई के यहाँ गई थी, तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक नहीं दिखा दिया, खेत से आ जाती तब भेज देना। दादा को ये सम्मान की बात लगी कि राव साहब के यहाँ से बुलावा आया है। दादा दौड़ता हुआ गया। राव साहब ने पूछा, तेरा लड़का किस क्लास से पढ़ता है रे? लेखक भी उस समय पहुँच गया। उसने कहा 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता। दादा ने कहा क्यों नहीं जाता? उसने कहा कि क्योंकि दादा ने मना कर दिया है, उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। दादा ने पूछा क्यों? दादा से पूछा राव साहब ने, क्यों तुमने अपने बच्चे को पढ़ने से मना किया? उसने दादा को खूब फटकार लगाई। कहा खेती में तुम्हारा ध्यान नहीं, बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुलेआम सांड की तरह तुम घूमते हो और अपने लड़के की जीवन बलि जो चढ़ा रहे हो। और कहा, लेखक से कहा कि तू बचपन से विद्यालय जाना, यदि ये मना कर दे तब मुझे बताना। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी कर दी। घर आकर दादा ने लेखक से कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें जाने दूंगा कि तुम दिन निकलते ही खेत पर आना और खेत पर आकर घंटा भर डोर चराना। खेतों में ज़्यादा काम होने पर स्कूल
से गैर हाजिर भी रहना होगा, पानी देना है, फसलों को चारा देना है, उसके बाद तुम्हें जाना है और स्कूल से सीधे खेत में आके काम करना है। लेखक मान गया। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में 2 लड़कों को सोकर सभी बच्चे नए थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पे कोने में जा बैठा। पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया था। कक्षा के शरारती लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने उसका गमछा छीन कर मास्टर की मेज़ पर रख दिया, फिर उसे सिर पर लपेट कर मास्टर की नगन उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर साहब आए। बीच की छुट्टी में बच्चों ने उसकी धोती खोलने की प्रयास की, परंतु असफल नहीं। इस तरह से लेखक को बार बार बच्चों के द्वारा परेशान किया गया, लेकिन धीरे धीरे उसने सामंजस्य किया। मंत्री नामक एक मास्टर थे। वो उस समय के तेज तर्रार मास्टर, छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। वे लड़कों की पीठ पर घूसा जमाया करते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। उनकी कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमज़ोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। मास्टर ने उसे क्लास मॉनिटर बना दिया था। लेखक की तरह लेखक भी उसकी तरफ पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कापी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। गणित में होशियार हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। लेखक को मास्टर आनंदा कहने लगे और पाठशाला में धीरे धीरे लेखक का मन पढ़ने में लगने लगा। 9वां सौंदलेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते वे रम जाते थे। सुरीले कंठ से छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी तथा अंग्रेजी की अनेक कविताएँ याद थी और अभिनय करके कविता सुनाते थे, इसलिए उनसे लेखक बहुत ही प्रभावित हुआ। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएँ गाता था। उन्हीं की तरह अभिनय करने लगा, यानी उसकी रुचि धीरे धीरे कविताओं की तरफ होने लगी। नृत्य कर सकता था। कविता गाने की वह अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा और चेहरे पे कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और 6ठी 7वीं के बाद बालकों के सामने गवाया। पाठशाला में एक समारोह में भी उसे गाने का मौका दिया गया। मास्टर खुद कविता लिखते थे। उनके पास मराठी कविताओं के संग्रह थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। सौंदर्यकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हार मास का क्रोध मोह का मनुष्य होता है। लेखक को लगा वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी। उसे लगा कि वह अपने आसपास अपने गांव खेत आदि पर कविता लिख सकता है। भैंस चराते चराते वह जंगलों व जंगली फूलों पर भी कविता बनाने लगा। वह गुनगुनाने लगा और अपनी कविता जो लिखता था वो मास्टर को दिखाता था। कभी कभी रात में भी जाकर मास्टर को कविता दिखाना। मन में उसके अंदर कविता पढ़ने की एक रुचि पैदा हो गई। कविता लिखने लगा और कविता में क्या कमी है अपने शिक्षक के पास जाके पूछने लगता था और शिक्षक ने जो कमी थी उस कमी को पूरा कराया और धीरे धीरे लेखक को अपने शिक्षक गुरु का समर्थन मिला और धीरे धीरे भाषा में सुधार हुआ, कविता में सुधार हुआ और एक लेखक बन गए आनंद यादव। ये उनके जीवन की कहानी है। इस कहानी में आप पाएंगे कि लेखक एक गांव का छोटा बच्चा मध्यम वर्गीय किसान परिवार का, जिसको कि कितना संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन चूँकि उसके अंदर पढ़ने की इच्छा थी उसने पढ़ाई किया और आज प्रख्यात लेखक बना। पूरा जीवन संघर्ष करता रहा, यानी जूझता रहा समस्याओं से हार नहीं मानी, इसलिए इस कहानी का नाम जूझ रखा गया है। और प्रश्न जब बोर्ड में आता है तो बराबर आता है कि जूझ की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। यानी ये कहानी लेखक के जीवन भर पग पग पे जूझने की कहानी है, इसलिए इस कहानी को हम सार्थक कहानी कह सकते हैं कि ये जूझ जो है उसके जीवन से का एक सत्य अंश है और ये सार्थक है। धन्यवाद।